स्टॉक एक्सचेंज और पीएससी में आपका स्वागत कर रही हूं मैं अंजना ओम कश्यप। क्योंकि अब 10 दिन बचे हैं कर्नाटक के चुनाव में। 10 मई को वहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले आरक्षण से लेकर धर्म और जाति का कार्ड खेलने की जो तमाम कोशिशें हो रही हैं, उसी को आंकड़ों के नजरिए से आपके सामने रखेंगे और ये दिखाएंगे कि किसके पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में उछाल है और कहां पर आती हुई दिख रही है गिरावट, किस वर्ग ने किसका साथ दिया है। क्योंकि जब जब कर्नाटक की बात होती है तो वहां पर लिंगायत हो, वोकालिंगा हो, दलित वोट हो, सबकी बात अलग अलग तरीके से करना जरूरी है। क्योंकि ये जाति समीकरण एक बहुत बड़ा हिस्सा है कर्नाटक में मतदाता के दिमाग में जब बात चलती है वोट डालने की। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं, दूसरी तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस के नेता जो कि स्थानीय भी हैं, जिसमें डीके शिव कुमार है, सिद्धरामैया साहब है, तो ये जंग किस तरफ बढ़ रही है। सबसे पहले स्वागत हमारे साथ मेहमान जो यहाँ पर मौजूद है, गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जुड़ गए हैं स्टूडियो में। इसी के साथ अनुमा आचार्य जी जो कि फॉर्मर विंग कमांडर है एयरफोर्स की, वो हमारे साथ जुड़ गई है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के तौर पर वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी बिहार से खास आए हैं आज इस बहस के लिए, बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। फिरोज बख्त अहमद साहब जो कि फॉर्मर चांसलर है मौलाना आजाद मुस्लिम उर्दू यूनिवर्सिटी के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन अब आंकड़े आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस शो में इधर उधर की बात नहीं, आंकड़ों के लेंस से हम दिखाते हैं आपको कि किसकी लोकप्रियता में उछाल है और कहां पर है गिरावट। तो सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि जब कर्नाटक में 4% आरक्षण को खत्म करने का दम बीजेपी धरती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी रोक लगा दी है, लेकिन 4% आरक्षण जो मुस्लिमों को इससे पहले मिला हुआ था, उसको बीजेपी आखिर क्यों रोक रही है, इसको अगर समझना है तो ये आंकड़े आपको देखने पड़ेंगे। आबादी करीब 13% है कर्नाटक में, मुस्लिम आबादी कुल हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा असर उनका 40 सीटों पर है, लेकिन असर उनका पूरा माना जाता है कि लगभग 70 सीटों पर है। 13 सीटों में उनकी निर्णायक भूमिका होती है, यानी मुस्लिम मतदाता ये डिसाइड करता है कि यहां पर कौन जीतेगा कौन हारेगा। यानी जब वहां के नेता बीजेपी के ईश्वरप्पा साहब कहते हैं कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, तो उनकी नजर है कि शायद एंटी, अगर हम माने ध्रुवीकरण एक होगा और वोट हिंदूज का कंसोलिडेट होगा, तो बाकी सीटों पर हमारा राज होगा, हमारी जीत होगी। अगला आंकड़ा आपको दिखाते हैं, क्योंकि क्षेत्रवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं, जो महाराष्ट्र कर्नाटक का हिस्सा है उसमें लगभग 14.5% मुस्लिम मतदाता है। हैदराबाद कर्नाटक का ये देखिए 15.5% के आसपास। तटीय इलाके में लगभग 16.75%, 16.72%। लेकिन यही ओल्ड मैसूर में उनकी आबादी कम है, 10% से नीचे है, लगभग 9%। सेंट्रल कर्नाटक में 12.5% के आसपास, 13% के आसपास बेंगलुरु सिटी में 12.97, और कुल आबादी उनकी 13% है। और याद रखिए ये 2011 के जनगणना के हिसाब से आंकड़े हैं जो हम आपको दे रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पहले आरक्षण कितना था। हर जाति के लिए, धर्म के लिए भी यहां पर आरक्षण है। दक्षिण के कई ऐसे राज्य हैं जिसमें आप हैरान रह जाएंगे कि मुस्लिमों के लिए अलग से आरक्षण है, और बीजेपी कहती है कि संविधान के आधार पर, अब धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब आंकड़े आपको दिखाते हैं। एससी के लिए जो पहले आरक्षण का हिस्सा था, 50% जो आरक्षण वहां पर है, उसमें 15% आरक्षण एससी के लिए है, एसटी के लिए 3%, लिंगायत के लिए 5%, वोकालिंगा के लिए 4% और मुस्लिमों के लिए भी 4% आरक्षण रखा गया था। पिछड़ा के लिए 4%, अन्य पिछड़ा के लिए 15%, कुल 50% खत्म। कर्नाटक में अब जब बीजेपी नए तरीके से आ रही है तो उन्होंने मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर दिया है। तब आरक्षण का हिसाब किताब क्या हो जाता है, एससी को 17%, एसटी को 7%, लिंगायत को 7%, वोकालिंगा का भी, यानी लिंगायत में देखिए 5% से बढ़ाकर इन्होंने कर दिया 7%, 4% वहां से निकला, वो 2% इन्होंने लिंगायत को दे दिया है और 2% उन्होंने वोकालिंगा को दे दिया है। ये देखिए सबसे ज्यादा नजर इसी पे है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनका प्रतिशत नहीं होने के बावजूद माना जाता है कि बड़ा असरदार प्रभाव इनका है कर्नाटक में लोगों की सोच पर, और इसीलिए यहां पर 2% बीजेपी ने उनकी तरफ बढ़ा दिया है। वोकालिंगा को भी 4 से कर दिया है 6%। मुस्लिमों में दिखा दीजिए क्रॉस, यानी मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का उन्होंने फैसला ले लिया है, जिसका दम भरते हैं
हालांकि आपको बता दें 9 मई तक इस पर कोर्ट से स्टे लग चुका है। पिछड़ा को 4 और अन्य पिछड़ा को 15 जो पहले के हिसाब था। तो कुल यहां पर 56% आरक्षण की गुजारिश। और यहीं पर सिद्धारमैया साहब ने ट्वीट करके कह दिया कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो 50% से आरक्षण को 75% कर देंगे, 75%। इस पर बीजेपी वाले अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि ये तो उनके ख्वाब हैं, ख्वाब देखते रहें, सत्ता में हम ही आ रहे हैं। अब जाति का जो आंकड़ा है वो जल्दी से आपको दिखा देते हैं। जाति यहां पर जनसंख्या के हिसाब से लिंगायत 14% यहां पर हैं। 75 से 76 सीटों पर इनका प्रभाव माना जाता है। सबसे ज्यादा असरदार यही जाति यहां पर मानी जाती है। वोकलिगा 11% है, 54 सीटों पर इनका असर माना जाता है। कुर्बा 7। और अगर आप ये 76 और 54 को जोड़ लीजिए तो देखिए स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। यानी लिंगायत और वोकलिगा माना जाता है कि जिस तरफ इनका झुकाव हो गया उनकी सरकार बन सकती है। एक उत्तर में ज्यादा है, एक दक्षिण में ज्यादा है। और ये देख लीजिए, उसके बाद से हम आपको दिखा रहे हैं कुर्बा 7%, मुस्लिम 13%, ओबीसी 12%, एससी 7%, एसटी 7% और अगड़ी जातियां 3%। तो कुल मिलाकर लिंगायत, वोकलिगा और कुर्बा, ये जो 3 आप ऊपर देख रहे हैं, ये जिसकी तरफ जाते हैं उनकी सरकार बन जाती है कर्नाटक में, ये माना जाता है। क्योंकि ये सबसे बड़े डिसाइसिव फैक्टर, इनका प्रभाव सबसे ज्यादा सीटों पर 76 + 54 + 3 अगर आप जोड़ लें तो 76 और 57 मिलाकर लगभग ये तय कर देते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन मुस्लिम आरक्षण का मतलब क्या है दक्षिण भारत में, उसको समझिए। और उसको समझने के लिए आपको ये आंकड़े देखने होंगे। और शायद इसीलिए बीजेपी की नजर सबसे ज्यादा इसी पर है कि हम आए तो मुस्लिम आरक्षण को हम खत्म कर देंगे। क्योंकि चाहे वो कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, इन राज्यों में सबसे ज्यादा केरल में 12% आरक्षण है मुस्लिमों के लिए। कर्नाटक में 4%, केरल में 12%, तमिलनाडु में 3.5%, आंध्र प्रदेश में 4%, तेलंगाना में 4% आरक्षण है मुस्लिम मतदाता के लिए। तो आइए कुछ और आंकड़े हैं वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि दक्षिण दाव जो बीजेपी का रहा है उसमें अभी तक कितनी सीटें वो जीती है अलग अलग राज्यों में। ये भी दिलचस्प है, कर्नाटक में कांग्रेस या बीजेपी के लिए वो राज्य में अलग चयन करते हैं, लेकिन पिछली बार 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में जीती थी चुनाव में। दक्षिण में लोकसभा के नतीजे क्या है उसको आप समझिए। केरल में 20 लोकसभा सीटें, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें। बीजेपी का जो दक्षिण दाव है वो चाह रहे हैं कि यहां पर अगर हमने परफॉर्मेंस अपनी अच्छी कर ली 39 सीटों पर तो हम अच्छा कर लेंगे। आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी उनकी कोशिश है कि हम अपने परफॉर्मेंस को पहले से बेहतर करें। अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर गौरव भाटिया जी, वहां पर अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, बार बार पीठ थपथपाते हैं कि हमने मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया, हालांकि कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्या संदेश है आपका? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि संविधान में आस्था हर नागरिक की है, भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन जो पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं ना, 3 दशक पहले जो इन्होंने किया वो गैर संवैधानिक है। आपने दूसरी बात जो कही तथ्यात्मक रूप पे, क्योंकि मैं सर्वोच्च न्यायालय में उस सुनवाई में था, मैं आपको बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे के रोक नहीं लगाई। सोलिसिटर जनरल ने एक बयान दिया और बयान ये दिया कि जब तक अगली डेट है तब तक इसे लागू नहीं किया जाएगा। दोनों में बहुत फर्क होता है और ये आदेश हुआ। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। देखिए, मैं संविधान लेके आया हूं क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी है कि आज तक के मंच पे आऊं, पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आऊं, तो कम से कम ये प्रश्न पूछे जाएं जो जनता पूछ रही है। अनुच्छेद 15 कहता है कि लिंग के, स्थान के, धर्म और जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 16 भी ये कहता है कि जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी तो भी धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस की प्रवक्ता से, हमें पता है किस तरह से धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन संविधान की शपथ तो ये लेते हैं ना, संविधान के तहत चलेंगे। अगर अनुच्छेद 15 और 16 का ये उल्लंघन है और आरक्षण बना था जो पिछड़ी जाति है उनके लिए, तो क्या ये नहीं माना जाए? इनको दर्द है कि जो समुदाय है वहां पे, लिंगायत, वोकलिगा, जो एससी एसटी है, जिनका आरक्षण बड़ा है, उनका बढ़ा हुआ आरक्षण घटा के ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। ये अब स्पष्ट हो गया। जवाब दीजिए इसका। अंजना जी, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह जी में और मोदी जी में विरोधाभास बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमने पिछले 5 साल पहले तो कभी सुना नहीं था कि पसमंदा मुसलमान है। पसमंदा का अर्थ है जो बेचारगी वाले, लाचार या दबे हुए जो मुसलमान है वो पसमंदा कहलाते हैं। और
प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी हालतें ठीक कराना चाहते हैं और इधर यहाँ अमित शाह जी कहते हैं कि हम मुस्लिम आरक्षण नहीं देंगे। तो मुझे ये जो दिख रहा है वो सीधा सीधा है कि कर्नाटक में हार की इतनी बड़ी आशंका है कि हर तरह का कोई ना कोई वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से तो हमारी तरफ वोट आए, और वहां पे हार की शंका है बहुत भारी। इसीलिए ये लाचारी की इस तरह की बातें करना, क्योंकि यहाँ पर जो संविधान का हिस्सा पढ़ा उसमें एक शब्द है ओनली, और वो ओनली ही कैच वर्ड है कि केवल धर्म के आधार पर नहीं होगा, लेकिन उनकी शैक्षणिक हालत, उनका हैबिटेट कैसा है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, क्योंकि ये आप देश के बहाल नागरिक करेंगे तो हैं। 4% आरक्षण मुस्लिमों का या बढ़ाएंगे उससे भी ज्यादा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 50 से हम 75% करने वाले हैं आरक्षण। सिद्धरामैया साहब ने ट्वीट करके कहा। देखिए बड़ी सीधी बात है, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी उससे ये पता चला आज भी हमारे देश का जो शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक प्रतिशत है, इलिटरेसी, वो एवरेज है, औसत है 36.9%। लेकिन मुस्लिम में यही जो प्रतिशत है वो 42.7% है। तो आपके घर में अगर एक बच्चा कमजोर है और दूसरा बच्चा ठीक कर रहा है, तो क्या हम कोशिश नहीं करेंगे कि वो भी बराबरी से? राजस्थान में क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल, तो मेरा ये कहना है छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर देते? देखिए जहां जहां पर आरक्षण है वहां वहां आरक्षण होगा, और मुस्लिम्स को बिल्कुल समावेशी तरीके से। सच्चर कमेटी तो वहां पर भी वैलिड है ना राजस्थान में, लेकिन सच्चर कमेटी उस समय क्योंकि यूपीए की सरकार के पास संख्या नहीं थी, इसलिए उस पर बहस भी नहीं हो पाई और उसके जो अनुशंसा थी वो लागू नहीं हुई। लेकिन एक चीज है, उत्तर प्रदेश में भी तो नहीं बोला ना मैम, उत्तर वहां प्रदेश डर में लगता है कि हिंदू हमारे खिलाफ अरे ना हो जाए। उत्तर प्रदेश में आप देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवार उतार रही है, उनके लिए प्रतिशत क्या? तो इस तरह का विरोधाभास क्यों, इस तरह की बातें क्यों? टिकट देना और आरक्षण देना समान है। देखिए मेरा ये कहना है कि आप किस लिए टिकट दे रहे हैं? टिकट आप इसीलिए दे रहे हैं ना कि प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। अल्टीमेटली ऐसा तो नहीं है कि आपको तो गौरव जी मुस्लिम का वोट ही नहीं चाहिए। ईश्वरप्पा साहब ने खुद ही कहा है कि हमें तो मुसलमान का वोट ही नहीं चाहिए। तो आपकी नजर है कि काउंटर कंसोलिडेशन हो जाए, इसलिए मुस्लिमों के खिलाफ जितना जहर उगलना है, रिजर्वेशन खत्म करो, जितना बोलना है उनके खिलाफ। कोई नेता ये कैसे कह सकता है कि इस देश के जितने भी लगभग 13% मुस्लिम है उनका हमें वोट ही नहीं चाहिए? देखिए कुछ बातें कहीं मैं उत्तर दूंगा, और जनता का आक्रोश कांग्रेस पे है भारी, तभी इनकी हालत है इस बार बहुत बुरी। और मैं दिखाता हूं आपको क्यों वोट मिलेगा। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबका वोट चाहिए। जब 48 लाख स्वच्छ भारत के तहत टॉयलेट बनते हैं कर्नाटका में, तो वो हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं है, वो सबको मिले हैं। कर्नाटका की बात कर रहा हूं। जब 1 करोड़ 1 लाख घरों में पीने का जल आता है नल में, तो वो वोटर ये नहीं देखेगा कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो देखेगा बीजेपी के लिए है। जब 7 लाख घर जो है मिलते हैं कर्नाटका में, तो मैं समझता हूं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा। लेकिन इनकी बातों को उत्तर दूं, संविधान पे अनुच्छेद 15, 16, 14 की मैंने बात करी, क्या उत्तर मिला आपको? नहीं मिला। इन्होंने ये भी नहीं बताया, इनको ये नहीं पता आंध्र प्रदेश में इसी तरह से रिजर्वेशन धर्म के आधार पर दिया था, वो मामला आज भी लंबित है और हाईकोर्ट ने उसको क्वॉश किया, कहा कि ये गैर संवैधानिक है। दूसरी बात, सचर कमेटी रिपोर्ट इनको याद दिलाना चाहिए अंजना जी, 2006 में बनी, 2014 में रिपोर्ट आई, 13 में। आपने 7 साल उसको डस्टबिन में डाला हुआ था, लागू क्यों नहीं किया जब आपकी सरकार थी? कह रही है चर्चा भी नहीं हुई। बताइए, ये इनकी प्रतिबद्धता है। उसके बाद मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं, तीनों से पूछ लीजिएगा, अच्छा सवाल है। मुसलमानों की बात करते हैं, एएमयू में आरक्षण नहीं मिलता है SC ST कम्युनिटी को, पूछिएगा वहां पे आरक्षण दिलवाएंगे SC ST OBC कम्युनिटी को एएमयू में? तीनों से पूछ लीजिए, भी उत्तर मिल जाएगा, पता चल जाएगा तुष्टीकरण की राजनीति है या हमारी जो राजनीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जल्दी से छोटा सा मैं कहना चाहती हूँ कि जिस केस की ये बात कर रहे हैं 2005 के केस की, उसमें साइंटिफिक तथ्य नहीं रखे गए थे। इस पर धर्म के आज भी आधार पर पेंडिंग है, वो नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मैडम, आपको पता ही नहीं है। रिपोर्ट बिल्कुल मालूम है मुझे, बी अर्चना रेड्डी वाला केस है। आप ये मत समझें कि दूसरे लोग कुछ नहीं जानते, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसका केवल धार्मिक आधार पर नहीं, वो साइंटिफिक तथ्य जो मैंने पढ़ लिया। आपको मालूम है, उसमें ओनली शब्द के ऊपर ही मैंने। अनुराग जी पढ़िएगा। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। कोई नहीं, संविधान से मतलब घूमने की जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे नहीं घूमने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा जवाब दे रहा हूँ। किताब बोले के आते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है। आप सुन लीजिए, उन्होंने बोला, अभी सुनिए, अभी सुन लीजिए। अरे हम अभी पूछेंगे, चिंता मत करो, सारे सेक्शन पूछेंगे, आपको जवाब भी देना पड़ेगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी नहीं हूँ, फिर भी पूछूंगा, फिर जवाब। अच्छा, आप बताएंगे नहीं? मैं बता रहा हूँ, सुनिए। आपने कहा कि एएमयू में रिजर्वेशन देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपकी सरकार बने हुए कितने साल हो गए?
10 साल करीब मांग सरकार उठाई बने है हो गए। विजय जी से सुनिए एक मिनट, अभी हल्ला ना मचाइए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 10 साल सरकार बने हो गए, आपने क्या प्रस्ताव रखा? आपने प्रस्ताव विरोध दिया किया आपकी क्योंकि पार्टी ने, आपको आपको करना। जानकारी नहीं अच्छा, है। मेरी पार्टी की अगर इतना सुनते हो तो हम तो क्यों कह रहे नहीं हैं कि- सुनेंगे? अरे जो सुन देश लीजिए, के दुश्मन सुन लो, होंगे, गलत सुन बयान लीजिए, करेंगे, सुन उनको लो। तो सबसे पहले मेरी सुनेंगे। पार्टी की सुनते हो तो ये भी सुन लो ना। मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में आपने बोला था कि हम आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, दे दो आप पूरे देश के अंदर में। मैं तो कह रहा हूं मेरी बात अच्छा, सुन लीजिए। कर्नाटका में सुन सीटें लीजिए कितनी मेरी आ रही, बात, पूरे लड़ भी देश रहे की हैं, बात ये तो करो। पूछ आप लीजिए। कर्नाटका भाग गए, कर्नाटका कह रहे हैं, मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूं युवाओं को रोजगार दे दो, मैं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं रिजर्वेशन पे बोल लीजिए हाँ, पहले, मैं बोल मुस्लिम रहा हूँ रिजर्वेशन। वही जो ना सवाल पूछा तो मैं बता दूं। रिजर्वेशन में आपने इनसे पूछा तो मैं तो यही कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर में, क्योंकि हमने इसीलिए जाति जनगणना की भी बात की थी कि हमें ये पता चलना चाहिए कौन लोग हैं जो समाज के अंदर में पिछड़े हुए हैं, कौन लोग हैं जिनको समाज में आगे लाने की जरूरत है। ये तभी हो पाएगा जब आप जाति जनगणना करवाएंगे, समाज के अंदर में कौन इससे पिछड़े कैसे पता चलेगा? क्यों नहीं पता चलेगा? से ये पता चलेगा ना कितने किसके- हैं। हाँ कितने हैं? तो कितने पता हैं? चलेगा ना कि पिछड़े कितने हैं, अब तो उनकी कास्ट संख्या कार्ड कितनी ज्यादा है, अच्छे से खेल कितनी पाइए। संख्या है, तो आपको पता चलेगा ना। उसके हिसाब से आप उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। एक बात, दूसरी बात इन्होंने बोला इनके पास 3 पॉइंट होते हैं। हमने टॉयलेट बनाए, हमने पानी पिला दिया सबको, हमने पीएम आवास बना दिए। मैं पूछना चाहता हूं, टॉयलेट जो आपने बनाया उसमें दीवार बनाई है कि नहीं बनाई है? अगर जहां दीवार है वहां पानी आता है कि नहीं आता है? आपने उज्ज्वला योजना की बात की थी। उज्ज्वला योजना आजकल क्या हो गया, 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, लोग अपने घर में उसको भरा नहीं पा रहे हैं। आप तो फ्री में दे रहे थे, 500 रुपए और 400 रुपए की सब्सिडी में देना चाहते थे। फिर आप होली दिवाली में आ गए, क्या होली दिवाली में देंगे? अरे भैया, आपको देना था उज्ज्वला योजना तो आप पूरे साल दीजिए ना। ये क्या कि होली में देंगे, दिवाली में देंगे? तो आप क्या करना चाहते? आप जब कहते हो तब आप कह दिया करो। जो हम कह रहे हैं वो सिर्फ कुछ दिन तक मान्य होगा, 6 महीने के बाद ये मान्य नहीं होगा, ऐसा बोला करो। गौरव जी छोटा सा जवाब। देखिए मृत्युंजय ऐसा जी, है अंजना जी, प्रमाण कहेंगी मैं दिखा दूंगा। ये तो वो लोग हैं जो मैनिफेस्टो में कहे थे सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें लागू करेंगे, और 4 बार इनकी सरकार रही, इन्होंने लागू नहीं किया। पहला, दूसरा, इन्होंने कहा अगर मुसलमान अपराधी होगा और आतंकवाद के केस में अंदर होगा, मुकदमे वापस ले लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहाँ कहा है? झन्नाटे कहाँ कहा है? अभी बताइए कहाँ इसी कहा है? शो में देखिए, दिखाऊंगा। जनता सुन रही है, आप अभी दिखाइए घबरा कहाँ गए कहाँ है बेचारे। समाजवादी पार्टी ने। अतीत इतना खराब है, देखिए। कहाँ है बताइए, दिखाइए, जनता देखना अब सुनिए। चाहती है। जनता देखना चाहती है। जनता ये देख- जो भारतीय जनता पार्टी आपके का बीच में झूठ किसी है, ने- अरे मैं याद दिला दूं ना, हाँ, ठीक अगर है। झूठ है तो मैंने ठीक है, नहीं आप बोला, बोल के उसके बस बाद रुक नहीं जाइए ना, बोलूंगा। फिर पूरा करने दीजिए। देखिए, तीसरी बात मैं बताऊं कि कर्नाटका में 1 सीट इनकी नहीं आती है, नोटा से कम वोट पाते हैं। तब भी हालत देखिए कैसे कूद रहे हैं, जैसे कर्नाटका में यही प्लेयर है। अरे भैया, पहले अपना वजूद बढ़ाओ। हिंदुस्तानी है। फिर से मुजफ्फरनगर दंगे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मोहम्मद रून का कहता है कि मुसलमान जो परिवार हैं जो अलग हो गए हैं उनको 5 लाख देंगे, हिंदू को नहीं। मुसलमान को देंगे 5 लाख, हिंदू को नहीं, जो प्रताड़ित थे दंगे में। पहला दंगा नहीं रोक पाए, उसके बाद रुपया मुसलमानों को देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा थप्पड़ मारा, सूजन अभी भी है इनके गाल पे, और खड़े हैं उसके बाद भी। अरे मैं केवल एक बात कहूंगा, संविधान पढ़िए। केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से, कुरान पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और इसीलिए जब कर्नाटका में हो नहीं, इधर उधर क्यों जवाब दे घूम रहे हो? हालत क्या हुई? अभी 1 साल पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, अंजना जी आप बताइए, वो ज्ञान दे रही थी। 399 सीटें लड़ी इनकी पार्टी, 387 में जमानत जब्त हो गई, 2 सीटें आई। उनका क्या हाल हुआ? 300 सीटें आएंगी कह रहे थे, 100 सीटों पे निपट गए। छोटा सा जवाब दे मृत्युंजय जी, दूं। हाँ, जवाब दे दूं। इन्होंने बोला कि भाई कर्नाटका में हो नहीं, क्यों चल रहे, हम सब हिंदुस्तानी हैं। अगर आप हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते, कर्नाटका भी मिले उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उत्तर प्रदेश है, जितना दिल्ली है या महाराष्ट्र है। हमें चिंता रहती है, सुनिए मेरी बात, हमें चिंता रहती है। जहां तक आपने बात की अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर किसी ने विकास का काम किया, एक्सप्रेसवे हमने ये देख के बनाया था कि उसमें हिंदू चलेगा, मुस्लिम चलेगा, सिख चलेगा, ईसाई चलेगा। ये हमने लैपटॉप ये बांट के दिया था, धर्म देख के दिया था। ये हमने 100 डायल जो पुलिस सिस्टम बनाया, ये बनाया कि इसमें हिंदू डायल करेगा, मुस्लिम डायल करेगा, या कोई दलित डायल करेगा, सभी डायल करेंगे। हमने कब्रिस्तान भी बनाया, शमशान घाट भी बनाए। हम वो लोग हैं जो सब चीज बनाने वाले लोग, आपकी तरह नहीं सिर्फ धर्म की राजनीति करके, नफरत की बात करके वोट बटोरना चाहते हैं। हम विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं। तिवारी जी, विकास की राजनीति सब कहते हैं स्टूडियो में आके, लेकिन जब पीछे जाकर बात करनी होती है तो कोई जाति का कार्ड खेलता है, कोई धर्म का कार्ड खेलता है। ये क्यों? देखिए, जाति का और धर्म का कार्ड का सवाल नहीं है अंजना जी। हाँ। सवाल सबसे बड़ा ये है, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई कह रहे थे, गौरव भाटिया जी, अब तो हमको लगता है कि ये किस मुंह से इस तरह की बात करते हैं, एक ही कैसेट को हर जगह बजाते हैं। कि बीजेपी का मतलब ही हो गया है बेईमान जनता पार्टी। ये इंसान बनकर बात नहीं करते, ये हिंदू और मुसलमान, हर एजेंडे में हिंदू और मुसलमान। अब बताइए कि जो
भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में कितने मुस्लिम है कैबिनेट मंत्री? एक भी मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, उनको भी निकाल दिया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में एक भी एमएलए के टिकट नहीं दिए। और ये बात क्या कर रहे हैं? ये किसी के नहीं है, न हिंदू के आप हैं। आनंद मोहन के हैं। हम तो आनंद आनंद ही ही आनंद आनंद है है। बिहार में। परम आनंद है बिहार बिहार में परम आनंद है, इसलिए कि नौजवानों के चेहरे पर खुशी है, रोजगार मिल रहा है। हत्या के दोषी को रिलीज कीजिए और कहिए कि युवा नहीं, बहुत खुश है। देखिए रिलीज तो वहाँ नियम कानून कायदा चलता है बिहार में। नीतीश तेजस्वी की सरकार है, यही तो ये कानून भी का गिना रहे राज है। थे जब बिल्किस बानो को इन्होंने छोड़ा था, यही समझा रहे थे हमें। हमने बिल्किस बानो के मामले से आप आनंद मोहन जी के मामले को मत। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों जी कृष्णैया की बीवी और बेटी से नजर मिलाने की हिम्मत है आप में? हमने कहा क्या बात कर हमने रहे हैं कहा कि हमें उन परिवारों से सहानुभूति है, लेकिन आप आनंद मोहन जी के परिवार ने भी झेला है, 15.5 वर्षों तक सजा काटी है। और आप कानून में बदलाव की जो बात कर रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आम और खास का फर्क मिटाने के लिए निर्देश दिए हैं। उसी जाति कार्ड का एक्सटेंशन है आनंद मोहन। 6 से 8% राजपूत वोट है। कितनी सीटों पर उनका दबदबा है हम सबको पता है। मोहन जी कोई हम भी उसी बिहार से आते हैं। है। गोली मत यहाँ पर खिलाइए लोगों को, सबको नहीं, समझ में आता है क्यों छोड़ा अपराधी नहीं है। क्यों छोड़ा है। उन्होंने अपनी और इन्होंने सजा बिल्किस पूरी बानो की को है। क्यों छोड़ा, सबको समझ में आया था भाई गुजरात। ये तो पूरी सजा की है ना अंजना जी। उन्होंने 15.5 वर्षों तक जेल के सलाखों के पीछे काटा है। कितनी संवेदना है आप। भाई हम तो कर अरे सुप्रीम कोर्ट ने दोषी दिया ना। हमें उनके प्रति सुप्रीम कोर्ट ने दोषी कहा, उन्होंने सजा काटी है, कानून का पालन किया है, जेल में रहते हुए सभ्य नागरिक का आचरण किया। अंजना जी इसमें एक चीज क्यों नहीं ऐड करते आप? मैं बता रहा हूं, ये गरीब आम आदमी की अगर हत्या होती है और उसमें अपराधी जेल जाता है तो उसको आजीवन कारावास 14 साल तक। अगर किसी ब्यूरोक्रेट का या कोई भी अंजना जी ये बहस क्या सिर्फ सियासतदानों में ही इसके मतलब खास और आम में अंतर क्यों होगा? ये बराबर होना चाहिए ना। मेरी जान भी उतनी प्यारी है जितना अंजना जी की, जितना आपकी है और जितनी किसी गरीब की है। ये क्या हुआ, उसके लिए 14 साल काटना पड़ेगा, उसके लिए 20 साल काटना पड़ेगा? जाएंगे, लेकिन जाति के कार्ड की वजह से मैंने ये मुद्दा जोड़ा। 10 सेकंड आम और खास में फर्क हमारा स्पष्ट मानना है, ये देश अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, न बीजेपी आरएसएस के नियम कानून संविधान से। हिंदू और मुसलमान नहीं, इंसान बनेगा और इंसान के लिए काम करेगा। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत आपकी बात हो गई। अंजना साहिबा, मैं सबसे पहले तो मोदेबाना दरखास्त करूंगा, बड़े आदर और सम्मान के साथ मेरे जितने साथी हैं बीच में रखना ना डालें, और उसमें मैं आपको भी इंक्लूड कर रहा हूं। रिजर्वेशन के ऊपर है, अगले जो इलेक्शन आ रहे हैं कर्नाटका में, पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा। 2-3 बड़े काम की बात बताऊंगा। अपने चारों जो मेरे सियासी साथी हैं एक दूसरे को धोबी पाट से गिराने की कोशिश कर रहे हैं, सब मेरे दोस्त हैं। देखिए 1949 में 11 जुलाई को रिजर्वेशन को लेके एक ड्राफ्ट कमेटी, आप जानते हैं, आप कानूनदा हैं, 291-292 की एक वोटिंग हुई थी। उसमें एक तरफ तो थे सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, दूसरी तरफ थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत रत्न, मौलाना हिफ्जुर रहमान, बेगम एजाज रसूल, सारे एमपी थे, हुसैन भाई लालजी और तजम्मुल हुसैन। इन 7 लोगों में से 5 जो मुसलमान एमपी थे उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, और रिजर्वेशन के फेवर में, आपको हैरानी होगी, आप कानूनदा हैं, कि पटेल साहब ने, सी राजगोपालाचारी ने फेवर में दिया। और उसके बाद 26 मई को पंडित नेहरू ने भी कहा कि डोंट बिलीव इन रिजर्वेशंस, रिजर्वेशंस विल मेक इंडिया डिवाइडेड हाउस। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं, थोड़ा सा मुझे वक्त दें। देखिए जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, रिजर्वेशन का सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी भाटिया साहब कह रहे थे कि जो रिलीजन बेस्ड जो होती है रिजर्वेशन, वो गैर कानूनी है। मुझे याद आता है कि हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे के रहमान खान, उन्होंने 9% रिजर्वेशन अनाउंस कर दी, वो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उससे पहले भी जो मंत्री थे माइनॉरिटीज के, सलमान खुर्शीद, उन्होंने 5% का ही वो भी। रिजर्वेशन कांग्रेस ने क्या किया है, मैं माफ कीजिए, मैं किसी पार्टी को मैं मलियामेट नहीं करना चाहता, कांग्रेस या सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टीज हैं, इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। इनके मोहल्लों में बजाय इसके कि स्कूल बनाए, प्ले ग्राउंड बनाए, स्टेडियम बनाए। 1 मिनट बात पूरी होने दीजिए। नहीं, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आप समझ रहे हैं, आप सबसे
सुनिए सुनिए मेरी बात, अरे आप मेरी बात सुनिए। कांग्रेस और सो कॉल्ड, सुनिए अब आपको मिर्ची लग गई, सच्ची बात है तो मिर्ची लगती है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे बात पूरी होने दीजिए। अरे भाई मेरे, अरे अनुराग जी, अरे हाँ सुन लीजिए, मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। अरे भाई सच्ची बात है तो आग लग गई आपको। सुनिए बात पूरी होने दीजिए। अंजना बहन, मैं इसी चीज से परेशान था। शाउटिंग मैच नहीं, उनको बात पूरी करने दीजिए। ठीक है ठीक है, देखिए मेरी भी जबान है और बहुत ऊंची है, मैं भी दूसरे को बोलने नहीं दूंगा, बात पूरी होने दीजिए। सुनिए मैं इस मुस्लिम कम्युनिटी का ठेकेदार, दुकानदार, किराएदार, मकानदार कुछ नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आखिरी बात कह के बात को खत्म करूंगा कि ये मुसलमान समझ लें कि हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क, हिंदू से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। और उन्होंने 60-70 साल एक डॉक्टर का इलाज किया, चाहे वो कांग्रेस है, सपा बसपा, दसों कॉल इलाज नहीं हुआ। अब मैं ये कहूंगा कि मुसलमान बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट दें, एक जो टोन और टेन्योर है, क्योंकि इन पार्टियों ने, कांग्रेस ने मुसलमान से कह रखा है कि जनसंघ, भाजपा और आरएसएस तुम्हारे दुश्मन है, उनके दुश्मन है। अब टोन टेन्योर चेंज करें, कोशिश करें, एक माहौल बदलें और देखें कि अरे आप रहने, मैं भाजपा का मेंबर हूं ना आरएसएस का, किसी संगठन का नहीं हूं। बहुत से लोग समझते हैं पता नहीं मुझे क्या मिलता है, क्या माहौल मिलता है। जो मेरा दिलो दिमाग सही समझता है मैं वो बात करता हूँ, हक की बात करता हूँ, सच्चाई की बात करता हूँ। 2011 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सेंसस क्यों नहीं कराई? उसका मेन कारण ये है कि वो ये नहीं चाहते कि जो लोग दलित है, हमेशा एक भ्रम की स्थिति बनी रहे। आपकी पार्टी ने मुसलमानों को पहले पूरी बात सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ। आप बीजेपी चाहती है कि एक भ्रम की स्थिति बनी रहे, कहते जरूर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जो अमित शाह जी का बयान है, क्या वो सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहा है? क्या अमित शाह जी का जो बयान है वो उन्हीं के सबका साथ, सबका विकास, इसी की क्या वो पैरवी कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। एक और चीज है बिल्कुल कर रहा है। आप देखिए मोदी जी को सुनिए, यूपीए की सरकार में सबसे अच्छा अवार्ड दिया, अबू धाबी में सबसे बड़ा मंदिर बन गया, ठीक है। कांग्रेस के पास नियत करी थी, लेकिन दिक्कत ये है, देखिए आप सुनने को तैयार नहीं है, आप सत्ता के पक्ष में इस तरह लेबल लगाए हुए हैं। अरे सर शाउटिंग मैच नहीं करते, क्या बात होती है? अरे शाउटिंग मैच नहीं करते आज तक में, प्लीज मुझे बहस रोकनी पड़ेगी। टोपी पहनकर नाटक मत कीजिए। मेरा सवाल वो है, एक सवाल ये है कि 2011 के बाद जनगणना क्यों नहीं हुई? कूद रहे हैं ना, 2011 के बाद जनगणना का ना होना भ्रम की स्थिति डालने की बात है। प्लीज ये मेरा संवैधानिक हक है, कोई गलत बोले तो रोकूं। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू। ओके मैं सही में बहस रोक दूंगी। प्लीज शाउटिंग मैच मत कीजिए, पूरी कीजिए अपनी बात। मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने जनगणना इसलिए नहीं कराई कि हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहे। बात नियत की होती है। यूपीए की सरकार के पास संख्या नहीं थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी संख्या है, तो भी 33% विमेन आरक्षण क्यों नहीं आता, बिल क्यों नहीं आता है? तो यहाँ बात नियत की है। और दूसरी चीज ये है जो इतने दशक तक आप नहीं लाए, वो ये भी नहीं ला रहे, यही बता रही हैं आप। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, मेरी बात इतने दशक तक आप नहीं लाए, होते हुए भी नहीं ला रहे हैं, ये कह रही हूं मैं। और दूसरी चीज, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में हिंदू में SC ST और दलित है, लेकिन मुस्लिम में नहीं है, तो इसका खामियाजा मुस्लिम क्यों भुगते? एक और चीज है, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उसके लिए आजकल स्कूल बनते हैं, तो जहां पर जैसे मैं बता रही हूं कि 42.7% इलिटरेट है, क्या हम नहीं चाहते कि वो हमारे देश के विकास में स्पेशल चाइल्ड आपको मुस्लिम में ही दिखाई देते हैं? मैं ये कह रही हूँ 42.7% का आंकड़ा आपके सामने ला रही हूँ, आंकड़े की बात कर रही हूँ। और एक और चीज है, प्लीज स्टॉप स्पीकिंग इन बिटवीन सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज। बड़ी मजेदार बात है भाई, आपको देश के विकास की राजनीति की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव लड़ने जाती है, नफरत को अपने साथ लेके जाती है, सर पे बैठा के ले जाती है, वहीं पे जाके पटक देती है। हम समाजवादी लोग विकास की राजनीति करने वाले लोग, कभी आपने सुना ऐसा हमारे मुंह से कि हम इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं? हम जब भी बात करते हैं तो बोलते हैं हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे हर व्यक्ति यहाँ अपने पैरों पे खड़ा हो, कैसे महिला सुरक्षा हो, कैसे यहाँ पे लोग अपनी बात को, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और सर उठा के जी सके। ये किस तरह की राजनीति करते हैं? जहां भी जाएंगे वहां पे एक नफरत की राजनीति जाके पटक देते जाके, और दूसरों के बीच में डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। ये अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। समीकरण कौन लेके आया? आप दोनों साथी हैं, दोनों एमवाई के लिए ही मशहूर है। ये आपको ऐसा लगता है ना, ये आप एक मिनट रुकिए, आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपकी मानसिकता में ही कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि आप ऐसा सोचते हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो बोले,
मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, हमने जब लैपटॉप दिया तो कौन सा उसमें समीकरण देखा था? मैं पूछना चाहता हूं ना, इसका जवाब ये नहीं देते हैं। हमने पूछा कि नहीं, बस एक छोटा, हमने कहा जब आप 100 डायल, क्यों बीच में बोलते हैं आप भाई? जब 100 डायल आप डायल करते हैं तो क्या उसमें लिखा रहता है कि कौन से जाति धर्म के लोग डायल करेंगे? ये समाजवादी लोग हैं, ये समाजवादी लोग हैं जो विकास की बात करने वाले, नफरत की राजनीति जो करने वाला इस हिंदुस्तान में जो सुन रहा होगा जानता होगा कि कौन है हिंदुस्तान में ऐसी पार्टी जो नफरत की राजनीति करती है। नहीं तो अंजना जी आप एक व्हाट्सएप डाल दीजिए, पूछ लीजिए, सब लिख के आएगा पार्टी का नाम। अब देखिए अंजना जी, मैं बताता हूं इनका असली चेहरा क्या है। नकाब उठेगा, घिनौनी सूरत होगी, अपने से नफरत करेंगे। पहले इनका जो टेढ़ा विकेट है वो ऐसे ही गिरा, हवा चलती गिर जाता है। अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कब कहा मैंने? समाजवादी पार्टी ने तो कभी कहा नहीं। ये देखिए मिल गया, वो 2012 का मैनिफेस्टो इनका मैं लेके आया, इसीलिए वो तो अब बीच में साल से आपके बीच में किसी मैंने एक ही वर्ड बोला, अरे मत बोलिए, शांत हो जाइए। अगर मजबूत प्रवक्ता अपनी बारी में बोलिए। सुनिए, अब मैं इसमें एक पूरा सेक्शन है, पूरा मुसलमानों के लिए क्या करेंगे ये बता रहे। मैं पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें न सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ भी दिलाया जाएगा। मतलब अगर आतंकवाद के मुकदमे भी हैं वापस लिए जाएंगे। दूसरा, समाजवादी पार्टी की सरकार रंगनाथ मिश्रा आयोग एवं सचर कमेटी की सिफारिश को लागू करवाएगी। क्यों नहीं करवाई आपने? आपकी सरकार आई थी 2012 के बाद, नहीं कराई। तीसरी बात ये देखिए कितनी नफरत है। कह रहे हैं मुलायम सिंह जी का वक्तव्य है, जन्मदिन पर बोले मुलायम जी, देश की एकता के लिए अयोध्या में और भी कार सेवक मारने पड़ते तो मार देता। क्या मुसलमानों के लिए कहेंगे? चौथा, मुजफ्फरनगर दंगों की बात करी, लेके आया हूं। एक कम्युनिटी को 5 लाख रुपया मुसलमान परिवारों को, हिंदुओं को नहीं, फटकार लगी। ये देखिए मैं सामने लेके आया प्रमाण, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। चौथा, ये सवाल पूछेगा इनसे 2012, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, 2012-13 में जो बजट आया उत्तर प्रदेश का, कब्रिस्तान को मिले 200 करोड़, शमशान घाट को शून्य। 2013-14 में 300 करोड़, शमशान घाट को शून्य। कैसा तुष्टीकरण है? अब दूसरे पे आते हैं। आरजेडी वाले कह रहे थे बीजेपी का मतलब, अरे आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगल राज, डकैती। पूरा कर ले, आपसे जवाब लेंगे, आप ही के पास आएंगे। मैं देखिए आपसे कितना जो है आपका सम्मान करता हूं, बीच में बोला नहीं, इसीलिए आपने मेरी पार्टी के लिए गलत कहा। मुझे भी लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, जनता तो आशीर्वाद दे रही है, लेकिन मैं बोला नहीं। अब आप भी सुनिए, ये वो व्यक्ति हैं, इनकी पार्टी आप जानती हैं किस तरह से पलटू राम ने एक और पलटी मारी, और उसके बाद बीच में हाँ वो बता दिया, रंगदारी, जंगलराज, डकैती। जिस मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि उसके मंत्री के खिलाफ एक मुकदमा है और वारंट है, और वो कह रहा है मुझे क्या पता। पलटू राम रामचरितमानस के लिए क्या बयान दिए हैं इन दोनों की पार्टियों ने, हम सब जानते हैं। किसी और धार्मिक ग्रंथ के लिए इतनी हिम्मत है अंजना जी दे दे। और कांग्रेस पार्टी की बात करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, आज तक कभी ऐसा नहीं हो अंजना जी, प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला हो कि पहला हक देश के संसाधनों पे। फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेसी, ये अंजना जी गलत बात है। देखिए बनाएंगे तो बोलना पड़ेगा। आप अपनी बारी में बोलिएगा, गलत हो सही हो, जनता सुन रही। अंजना जी आपकी मेरी बात पूरी होनी चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ। सुनिए, मैंने बीजेपी को अंजना जी गलत बात है, गलत बात एकदम। 10 मैं इतनी बात अंजना जी मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, मेरी बात पूरी नहीं हुई, कांग्रेस को उत्तर देना बाकी है। प्लीज आई विल ओनली टेक 30 सेकेंड, 30 सेकेंड बात पूरी कर लूंगा प्लीज। अब देखिए कांग्रेस के मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सारी जितनी योजनाएं हैं सबके लिए हैं। इन्होंने कहा कि पहला हक अल्पसंख्यकों का और मुसलमानों का है। दूसरी बात, शाहबानो का जजमेंट याद करिए। शाहबानो के जजमेंट में एक 65 साल की महिला को अगर भत्ता मिल गया तो क्या इन्होंने रिवर्स नहीं किया कानून लाके? तीसरी बात, हज सब्सिडी देते थे, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया हज सब्सिडी खत्म करो। क्या कभी इन्होंने दूसरे वर्ग की बात करी? अरे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तभी तो ये हाल हुआ है। और आप देखिएगा कर्नाटका में भी डबल इंजन की सरकार आएगी और प्रचंड बहुमत मिलेगा, इतिहास रचा जाएगा जैसे गुजरात में। अंजना जी, दरअसल बात यह है कि बीजेपी के नियत में खोट है, इसलिए हर जगह वो वोट की राजनीति कर रही है। हम उन्मादी शक्तियों के खिलाफ चोट कर रहे हैं
देश को बचाने के लिए, देश को एकजुट करने के लिए। ये विध्वंसकारी शक्तियां, अभी भाटिया जी ने स्वीकार किया, ये बेईमान जनता पार्टी है, इनके नियत में खोट है, इसलिए हम अभी तो आपने कहा ना, मैंने कहा मुझे दर्द हुआ, नामांकन किया, इसका मतलब आप सही समझे कि बीजेपी का नामांकन हमने ठीक जनता कहा। मक्कारी देख अब रही आप है कह रहे कि डिबेट में हैं, झूठ अब बोल आप कह रहे हैं जितना बात आपने कहा, फिर भी आप ये बोलिए। हर डिबेट में आप यही बोलते हैं, अरे कुछ तो नई बात बोलिए, कुछ तो वादा निभाइए जनता के साथ, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो 24 में जाना पड़ेगा। तेजस्वी भैया ने बोला है तेजस्वी यादव जी ने रोजगार देना शुरू किया, आप किस दुनिया में है? कांग्रेस पर आरोप लगा है, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की जो बात की, उसका आधा जुमला उन्होंने बोला, क्योंकि आगे मुस्लिम नहीं कहा था, मुस्लिम नहीं कहा था, मुस्लिम क्या फ्रेमवर्क, यानी कि आई हैव शोड यू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान इजाजत नहीं देता। पहला हक क्या होता है? भेदभाव कर रहे धर्म के आधार पे। आपसे तो ये उन्होंने मुस्लिम कहा था या नहीं कहा था, बस ये बताइए। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, मैं चुप हूँ। मुस्लिम क्यों कहा? लाल किले से मुस्लिम का पहला हक है, क्यों हिंदू का भी बराबर हक है? खून को धोया जा सकता है, मेरा सवाल ये है, अगर हमने नहीं किया तो उन्होंने नहीं किया। ये तो अरे बात 84 उनके के पास दंगे नंबर याद है। दिलाए, हमारे पास बड़ा नंबर पेड़ नहीं थे। गिरता है, धरती हिंदू और हिलती है। मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए। लेकिन क्या उन्होंने मुसलमानों को हक दिया? सच्चर कमेटी क्यों नहीं लागू करी 8 साल में? पूछिए ये सवाल। की सरकार ने, उससे पहले कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को उनका हक दिया। आप बात से क्लियर होइए मौलाना साहब। स्कूल बनाए, ठीक है, उसी का जवाब दे। आप अंजना जी डिबेट कराइए रोजगार पे, आप डिबेट कराइए कर्नाटक पे। बोलिए ना, आपको टाइम दिया, 5 मिनट वो बोलिए 5 रोजगार। सेकंड, नहीं, आप डिबेट 3 लाइन बोल के कराइए, चुप हो आप रोजगार, आप डिबेट कराइए कर्नाटका पे, आप डिबेट रोजगार कराइए पे करता हूं। रोजगार पे, महंगाई पे, या किसी और समस्या पे। बीजेपी के प्रवक्ता के पास वही एक समाजवादी का मैनिफेस्टो है, 4 वर्ड है, रोजगार दिया था, बताइए। उज्ज्वला योजना। पिछली सुन 5 साल की सरकार में कितना अगर उसके रोजगार दिया? अलावा पूछिए, चलिए, ये तो वाजिब अगर सवाल है, उसके रोजगार अलावा की बात मैं करेंगे। आपके बीच में नहीं बोला, आप परेशान होने लगे, परेशान होने लगे, उसके अलावा अगर कोई नया शब्द इन्होंने बताया हो, आप अपनी रिकॉर्डिंग उठा लीजिए लास्ट 2-4 सालों की, वही गिनी गिनाई बातें, मुजफ्फरनगर, वही गिनी गिनाई बातें, आतंकवाद, पता नहीं कहाँ से लाते हैं, और वही गिनी गिनाई बात। हम तो हमेशा नई बात कहते हैं, हम तो कहते हैं हमने तो लैपटॉप दिया, हम तो। एक मिनट मैं अपनी बात कह लूं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सत्ता में आप हैं 10 साल से, आप बताइए आपने जनता के लिए क्या किया? आपने जनता के लिए क्या किया? आप बताना नहीं चाहते। महिलाओं के लिए क्या किया? बताना नहीं चाहते। युवाओं के लिए क्या किया? बताना नहीं चाहते। समाज के लिए क्या किया? बताना नहीं चाहते। एजुकेशन में क्या किया? बताना नहीं चाहते। आप बताना नहीं चाहते। आपने शिक्षा में क्या किया? किसमें क्या किया? बताइए ना, लोग जानना चाहते हैं आपने शिक्षा में क्या किया। सिर्फ आप एक मैनिफेस्टो समाजवादी का लिए घूमते हैं और 4 शब्द आपको याद है जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बोले। इसके अलावा 10 साल में आपने क्या किया? जवाब दीजिए। हर वर्ग के लिए वो अलग अलग सवाल पूछे। देखिए अंजना जी, प्रोग्राम में स्कूल बंद कर दिए थे अपने राज्य में, ये किया आपने शिक्षा में, ये तो बताएंगे क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया। प्रोग्राम में केवल एक ही प्रवक्ता है जिसने आंकड़े दिए, 48 लाख टॉयलेट बनेंगे, कैसे हर घर में जो है जल पहुंचा नल में। मैंने आंकड़े दिए, लेकिन रोजगार की बात हुई, मैं अब रोजगार पे आंकड़े देता हूं। और इनसे मैंने पूछा सवाल, अंजना जी 5 साल आपकी सरकार पिछली बार जब रही तो कितने रोजगार दिए? नहीं बताया। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, 10 साल सपा और बसपा की सरकार रही, सरकारी नौकरी 2 लाख मिली थी। 5 साल में 5 लाख नौकरी योगी आदित्यनाथ जी ने दी है। अंजना जी शांत करा लीजिए अंजना जी, ऐसी कोई सरकार की तो बात बता तो अपनी वो अभी भी हमने आपको क्या बोला? ये सिर्फ बात कर रही है विपक्ष की। भाई जनता ने आपको चुना, जनता का तो बताओ क्या किया? अब तोते को बुलाएंगे, बीच में टटर करेगा, फिर मैं बोलूंगा, जवाब नहीं होगा तो कोई तोता, कोई कर रहा हूं। आप अगर उनको बीच में नहीं, प्लीज। देखिए 2 लाख नौकरी 10 साल में सपा बसपा ने सरकारी दी, 5 लाख योगी आदित्यनाथ जी ने। देखा आपने? देखा, वो करने नहीं देंगे, वो चाहते ही नहीं आप लोगों पे हो। सबको कंक्लूडिंग रिमार्क दूंगी, बस पूरा करने दीजिए प्लीज। 5 लाख नौकरी सरकारी 5 साल में दी थी, तभी तो जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार को जिताया। दूसरी बात, अभी क्या 2,80,000 नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिए सवाल में बाकी मंत्रियों ने नहीं दिए। एक मिनट। तीसरी बात, मुद्रा योजना में करीब 38 करोड़ लोगों को स्वरोजगार के अवसर क्या हमारी सरकार ने नहीं दिए? ईपीएफ डेटा 2021 का 1 करोड़ 20 लाख 1 साल में नौकरी पैदा हुई कि नहीं? ये ईपीएफ डेटा है। अब मैंने आपको 4 जो है आंकड़े दिए, आप एक उनसे पूछिए कितने दिए। बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा राजस्थान में। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ हमारे काबिल दोस्त। हाँ सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन आने से पहले तेरे मेरे मुसलमान शुरू हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मुसलमान वोटर है।
मोदी जी भी मुस्लिम्स को अप्रोच कर रहे हैं कि भाई जो सूफी लोग हैं या पढ़े लिखे पसमानदा है, बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मुसलमान वोट दें कर्नाटका में, कह के वोट दें हम आपको वोट दे रहे हैं, आप मुसलमानों के लिए क्या कर सकते हैं? सभी के लिए मुसलमान का मतलब है सबका साथ सबका विकास, तुष्टीकरण नहीं, संतोषीकरण और सशक्तिकरण में क्या करेंगे आप मुसलमानों के लिए? सिर्फ एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपका उत्तर देता हूं। जब कोई भी नागरिक किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, वोट ये कह के नहीं देता है, ये बात मेरी गौर फरमाइएगा कि मैं हिंदू हूं वोट दे रहा हूं, इसलिए मुसलमान भी वोट देता है हमें, इसलिए देता है वो जानता है कि राष्ट्र आगे बढ़ेगा। मेरी पहले बात को 60-70 साल लूटा गया इसी में, तो इसीलिए अब उनको उनका हक मिल रहा है। आप कहेंगे समय की कमी है, लेकिन जो योजना उजला हो, घर देने की बात हो या नल देने की बात हो, या हम लोगों ने जो कार्य किए, टॉयलेट्स दिए हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देगा। और यही अच्छी बात है, इसीलिए मोदी जी आज विश्व में सबसे बड़े नेता बने। तीनों जल्दी से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मैंने पहले बोला ना, एक डाटा लेके आते हैं कि डाटा ही है, धरातल पे है नहीं कुछ। मैंने पूछा कि कितने मेडिकल कॉलेज आपने बनाए, आपने जवाब है नहीं है। हमने बोला कि आप स्मार्ट सिटी, आप गाते थे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कितने बना दिए आप बताइए? स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी तो थोड़ा समाजवादियों ने स्मार्ट विलेज तक बनाए हैं, और जिसके लिए आप गाते रहते हैं। और किसान की इनकम दोगुनी हो गई क्या? वो भी नहीं हुई। देखिए, ये बीजेपी के पास उज्ज्वला योजना और टॉयलेट के अलावा कुछ है नहीं। और जो 5 किलो अनाज, लेकिन इनके बाद आगे बढ़ते नहीं है उनकी गाड़ी। 32 लाख अरे इसके परिवारों को बाद ही आगे बढ़ाइए ना गाड़ी। आप उज्ज्वला से तो पूरा नौजवानों का भविष्य काला कर दिया है। उज्ज्वला से, उज्ज्वला योजना ने तो पूरा भविष्य नौजवान का काला कर दिया। आप उज्ज्वला रख रहे हैं, सिलेंडर है कहाँ? सिलेंडर मिलेगा 1200 रुपए में। मैं ये कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के बीच में विरोधाभास क्यों है? एक तरफ से वो पसमानदा मुसलमानों को आगे लाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ अमित शाह जी इस तरह की बात करते हैं। तो जैसे ही चुनाव आए, हर तरह का जोड़ तोड़ करने की कोशिश में इस तरह के बयानबाजी करते हैं। हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। पार्टी से निकाल दिया उसने, कंप्लेंट दी थी महिलाओं की बात करें। अंकिता दत्ता को मैं इतना ही कहूंगा, कंक्लूडिंग रिमार्क अंजना जी, फैला रहे हैं जिस तरह से मैं आपको एक बात कह सकता भ्रम फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जो विश्वसनीयता है, वो बोम्मई जी की जो विश्वसनीयता आज कर्नाटका में है, येडियुरप्पा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है ऐतिहासिक जीत होने वाली है। और आप देखिएगा, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हिमाचल वाला ये लोग कितनी नफरत करते हैं लिंगायत और ये खोल दिखाई। ऐसा ही विश्वास आपने हिमाचल में भी दिखाया था। गुजरात में क्या हुआ था? गुजरात में मैं बोल रही हूँ, गुजरात में आपका विश्वास, गुजरात में आपका विश्वास सही बात, और उत्तर प्रदेश हिमाचल जैसा विश्वास है। लेकिन हिमाचल ने एक सबक सिखाया। बहरहाल इसी के साथ पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में इतना ही चुनाव करीब है, तभी तापमान इतना बढ़ गया। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।